हेलो स्टूडेंट्स, एफएमटी में आंसर कैसे लिखने होते हैं आज हम ये समझेंगे। मैंने जो देखा है वो स्टूडेंट्स को कई सारा कन्फ्यूजन है। देखिए, जो आपका एग्जामिनर है वो कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको फेल करने नहीं बैठा हुआ। स्टूडेंट्स को लगता है कि हार्ड मार्किंग होती है, ऐसी मार्किंग होती है, वैसी मार्किंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेंगे, उनकी रेगुलर कॉलेज ड्यूटीज़, ओपीडीज मैनेज करना और सब चीज़ मैनेज करना होता है, तो उनका आंसर चेक करने का तरीका बड़ा स्पेसिफिक होता है। जनरली होता क्या है कि आप लोग एग्ज़ाम में जाते हैं और एक कथा या ऐसे की तरह लिखना चालू कर देते हैं। और जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम प्रेशर में पेपर खींचने की उसको जल्दी रहती है, तो राइटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे दो ड्रॉबैक हो गए। एक तो आपने एक निबंध टाइप का लिख दिया, ऐसे टाइप का लिख दिया, किसी टीचर को आपका निबंध पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। उसको आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग से मतलब है। अगर वो सही लिखी होंगी तो एग्जामिनर को लगता है कि भाई इस स्टूडेंट ने तैयारी करी हुई है और इसको ठीक ठाक नंबर देके पास कर देना चाहिए। ये एक या दो एलएक्यू से ही एग्जामिनर को सारी क्लैरिटी आती है। बेस्ट तरीका तो ये होता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अलाउड हो तो आप हमेशा एलएक्यू से स्टार्ट करिए। और अगर दो स्टार्टिंग के एलएक्यू आपके सही हो गए तो एग्जामिनर के माइंड में ये इंप्रेशन बन जाएगा कि स्टूडेंट ने मेहनत करी है। और वो उनको ये बिल्कुल मन नहीं करेगा कि भाई इस स्टूडेंट को फेल करो, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में जो 50 का क्राइटेरिया है कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि आप जो पढ़ के गए वही टॉपिक नहीं आए। ऐसा बहुत कॉमन होता है। तो हम ये देखेंगे क्या टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि सबसे पहले आपको किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है। एसएक्यू में छोटा सा लिख दीजिए, एलएक्यू में तो लिखना ही लिखना है। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक की जो भी आपको जानकारी है, जो भी आपने पढ़ा है, अगर आपने टॉपिक तैयार किया है तो हर किसी को एक 2-3 लाइन याद होती है कि ये चीज़ इससे डील करती है, ठीक है ना? तो वो आपको वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लिखिए। तो फर्स्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ऑलवेज राइट इंट्रोडक्शन, चाहे एक लाइन का लिखें, दो लाइन का लिखें, लेकिन ज़रूर लिखिए। सेकंड है डेफिनेशन। डेफिनेशन हमेशा टेक्स्ट बुक वाली लिखनी चाहिए। मैं ये बात आपको बोलूँगा कि अगर कोई चीज़ रट्टा लगाने की होती है किसी भी पेपर में तो वो डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन में क्या है, कीवर्ड्स होते हैं कई, वो कीवर्ड जब तक नहीं लिखे होंगे डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है। तो केवल एक चीज़ आपको हर टॉपिक की रट्टा लगानी है, वो है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्प लिखिए, वही लिखिए जो आपकी बुक में लिखी हुई है। थर्ड हेडिंग आ गई हमारी क्लासिफिकेशन टाइप्स, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एलएक्यू होगा तो ऐसा टॉपिक ज़रूर दिया जाएगा जिसमें क्लासिफिकेशन या टाइप हो। ये आपको ज़रूर लिख के आना है। अगर आपने ये 3 हेडिंग लिख दी स्टार्टिंग की, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, तो एक ये इंप्रेशन बनना चालू हो जाता है कि स्टूडेंट को पता है ये टॉपिक के बारे में, उसने ढंग से स्टडी किया है, चाहे वो अभी लिख नहीं पा रहा है, तुक्का नहीं लगा रहा है। तो इससे नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड इन लिखा आपने क्लासिफिकेशन। फोर्थ हम एफएमटी में इटियोलॉजी या मैकेनिज्म आता है, ठीक है, कि मान लीजिए ये कंडीशन किस वजह से आई है। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। फोर्थ फोर्थ हो गया आपकी इटियोलॉजी मैकेनिज्म। इटियोलॉजी और मैकेनिज्म को एक्सपैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए। अगर आप ये वाला एलएक्यू स्ट्रक्चर से आंसर लिखेंगे तो एक तो आपका आंसर टाइम से लिख जाएगा, आपको फालतू का खींचा-खाची करने का कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी और कोई पेपर आपको छूटेगा नहीं। विदिन 3 आवर्स आप सारा करके 3 आवर्स से पहले ही फ्री हो जाएँगे। फिर फिफ्थ क्या लिखना है आपको, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि एफएमटी में हम देखते हैं कि बॉडी के ऊपर क्या निशान मिले सीधे-सीधे। तो अगर किसी की हैंगिंग हुई है तो क्या मिलेगा, पॉइज़निंग हुई है तो क्या मिलेगा, ये भी ब्रीफ में 1-2 लाइन का मैटर होता है जो आपको ज़रूर लिखना होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरनल या ऑटोप्सी की फाइंडिंग्स, ठीक है। इसमें क्या है कि पोस्टमार्टम के टाइम पे क्या चीज़ हमने को ऑब्जर्व करने को मिली है, ठीक है, विसरा में वैसे वो सब इसमें हम लिखते हैं। उसके बाद की हेडिंग में आपको लिखना है इन्वेस्टिगेशन। आप पता कैसे करेंगे ये हो रहा है। मान लीजिए पॉइजनिंग हो रही है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग है तो वो किस वजह से हो रही है, ठीक है। लेड की पॉइजनिंग है, किस वजह से हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक टेस्ट। एंड
फिर उसके बाद आपने ये तो पकड़ कर लिया क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या कोई पॉइजनिंग का केस आया तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेडिंग आपको ये मिल गई। और लास्ट होता है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ये एफएमटी में लिखना ही लिखना है, चाहे एसएक्यू आए, चाहे एलएक्यू आए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आपको ये चीज़ें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि इनकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती है, तो ये हेडिंग जरूर डालनी है। ठीक है ना। अब जिन लोगों ने मेरी 5 मिनट की ये वीडियो देखी है उनको मैं और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसके पास एक क्लियर गाइडलाइंस होती है कि अलग अलग जो क्वेश्चन का पार्ट है उस पर अलग अलग नंबर है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ठीक निकला, 1 नंबर हो गया। क्लासिफिकेशन आपने सही लिखा, अगर क्लासिफिकेशन में केवल आपने नाम डाल के छोड़ दिया तो 1 नंबर मिलेगा। और क्लासिफिकेशन में आपने उसके तीनों चारों टाइप लिख दिए, फिर उनके आगे एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन भी लिख दी, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। मैकेनिज्म, ये कॉज हुआ तो फिर 1 नंबर उसका आपको मिल जाएगा। फिर एक्सटर्नल या इंटरनल फाइंडिंग्स हो गई तो उसमें 2 से 3 नंबर है। मान लीजिए आप इनकम्प्लीट लिख के आए तो 2 मिल जाएगी, और पूरे हो गए तो उसमें 3 हो सकते हैं। और लास्ट में मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से ना एग्जामिनर इस बेस पे कभी नंबर नहीं देता कि इसने 8 पेज लिखे हैं तो मैं ये नंबर दूंगा। उसको आपके मैटर से मेन इंटरेस्ट है कि कितनी हेडिंग्स बनाई हैं, उन हेडिंग्स को कैसे एक्सप्लेन किया है। जनरली मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूँ कि अगर आपकी स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग्स बिल्कुल, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बिल्कुल ओके है, तो काफ़ी ज़्यादा ये चांस है कि आपका बाकी आंसर डिटेल में नहीं पढ़ा जाए, हेडिंग्स के आगे की एक लाइन पढ़ी जाए। अगर वो सही डायरेक्शन में जा रही है, आपने कोई उसमें स्टोरी नहीं लिखी, ज़बरदस्ती तुक्का नहीं मारा, तो उतना ही पढ़ा जाता है। और ये बात स्टूडेंट्स को बहुत लेट समझ में आती है। वो सोचते हैं कि कई लोग जो एग्जाम कॉपी भर के नहीं आ रहे 32 पेज की, और 20 पेज लिख के आ रहे हैं, उनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। अब आइए एक मॉडल आंसर देख लेते हैं। मान लीजिए हैंगिंग आपको लिखनी है, तो हैंगिंग का पहले इंट्रोडक्शन हो गया, हैंग इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सिया। फिर आपने डेफिनेशन लिखी। ऑलवेज इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सेपरेट लिखनी है। इंट्रोडक्शन थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, हैंगिंग बिल्कुल टेक्स्ट बुक लैंग्वेज होती है। तो हियर हैंगिंग इज एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय constriction of neck by a ligature where the constricting force is the weight of the body। ठीक है। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या लिखेंगे, हैंगिंग किस तरीके की होती है, टिपिकल और एटिपिकल। तो यहाँ तक आते आते ही ना एग्जामिनर के माइंड में एक आपकी पॉजिटिव इमेज बन गई कि हाँ भाई इसको तो कुछ ना कुछ आता ही है। फिर आप उसके बाद लिखेंगे एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, इंटरनल फाइंडिंग्स। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में जैसे लाइगेचर मार्क, इलोंगेटेड नेक। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको जो है कंप्रेस करके बता रहा हूँ, मैं आपको हेडिंग्स दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इतना ही लिखिएगा। ठीक है ना। जैसे एक्सटर्नल फाइंडिंग्स है, ये 3 है इसमें, लाइगेचर मार्क, इलोंगेटेड नेक और ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको कैसे लिखना है, नंबर 1 लाइगेचर मार्क ब्लैक पेन से, फिर उसके आगे एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2 इलोंगेटेड नेक, उसको फिर एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। थोड़ा तो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन एक एक दो लाइन उसमें ऐड करनी पड़ेगी जो टू द पॉइंट हो। इंटरनल फाइंडिंग्स में हेमरेज इन नेक एंड पॉसिबल फ्रैक्चर ऑफ हाई बोन। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल में कभी कंफ्यूज मत होइए। इंटरनल वो है जो बॉडी के अंदर है, जो हमें बॉडी खोलने पे दिखेगा या हम कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें पता चलेगा। ठीक है। और लास्ट हो गई आपकी मेडिकल इंपॉर्टेंस कि भाई हैंगिंग कैसे होती है। ज़्यादातर केसेस, अब इसमें हमने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, मोस्ट केसेस आर सुसाइडल। तो आपके लिखेंगे वी हैव फाउंड, इट हैज बीन फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ हैंगिंग आर not homicidal but most of the cases are suicidal। so 4 वर्ड को हमने 8 9 वर्ड में एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं लग रही है कि वो जबरदस्ती करी गई है। ये पूरा एक फाइन लाइन होती है, और अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत कम एफर्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। इवन अगर आप इसको बिल्कुल एग्जाम से पहले भी अगर ये फंडा लगाते हैं और थोड़ा भी याद करवाते हैं तो आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो दोनों स्टूडेंट्स टाइप के स्टूडेंट्स का इसमें बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये तरीका है, ये फिर तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस पैटर्न से आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो सारे सब्जेक्ट में आपको इजी पास होने का तरीका बताऊंगा।